हेलो बच्चों। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। बच्चों, अभी आपके हाथ में जो वक्त है वो कल हो ना हो, सो इस वक्त का हमें सदुपयोग करना है। यूटिलाइज योर टाइम टू इट्स बेस्ट। अपना बेस्ट देना है, वक्त कम है और काम ज्यादा, इसीलिए हमें अपने हर मिनट का हिसाब रखना होगा। वी नीड टू वर्क टू आवर बेस्ट कैपेसिटीज। क्लास 9th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमें अच्छा स्कोर करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है क्लास 9th की केमिस्ट्री का हर कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फीड कर लेना, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू बी यूज्ड इन क्लास 9th बट आगे आने वाले समय में नेक्स्ट क्लासेस में फर्दर केमिस्ट्री के लेवल को बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू प्ले एन एसेंशियल रोल इन योर फ्यूचर। केमिस्ट्री के माध्यम में जो भी आप सीख रहे हो अभी, वो केमिस्ट्री में यूज तो होगा ही, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि मैटर हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो हमने जाना उसके बारे में, दोज थिंग्स आर जनरल बेसिक नॉलेज हम जिसे कहते हैं, दीज आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर श्योर, राइट। तो आपको चीज़ों को ना ही सिर्फ समझना है बल्कि वक्त आने पर उसे प्रेजेंट करना बाय स्पीकिंग एंड बाय राइटिंग आना चाहिए बच्चों। तो चलिए फिर इसी तैयारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू आवर बेस्ट, यूटिलाइज आवर टाइम कंप्लीटली एंड नाउ मूव ऑन विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th ऑफ चैप्टर 2। चले करें शुरुआत फिर। हमारे सेकेंड चैप्टर यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो मैटर है, जिसके बारे में हमने जान लिया है पिछले चैप्टर में, क्या वो मैटर प्योर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टूड हाउ मैटर इज बीइंग क्लासिफाइड इन आवर प्रीवियस क्लास। आपको याद है ना, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था बच्चों। हमने जाना था कि कैसे मैटर क्लासिफाई हुआ है इनटू डिफरेंट स्टेट्स। याद है आपको? देखिए जरा कैसे क्लासिफाई किया था हमने मैटर को। मैटर कैन बी एग्जिस्टिंग इन अ प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। या तो बिल्कुल प्योर होगा या फिर उसमें कोई मिलावट हो जाएगी और वो इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। दो केसेस हैं, कौन से बच्चों? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को ही कहते हैं मिक्सचर। क्या कहेंगे हम? मिक्सचर, राइट। ये बात हम सब जानते हैं। हमने प्योर सब्सटेंस कैसे अलग तरीके से क्लासिफाइड है ये भी जाना। वी अंडरस्टूड हाउ प्योर सब्सटेंस इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है हमने जाना। मैंने आपको बताया कि कैसे सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एलिमेंट। एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे, राइट। आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। हमने एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया था बच्चों इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बहुत बच्चों ने ये कहा कि मैम मेटल्स के एक्सेप्शंस नहीं बताए, डिटेल में और प्रॉपर्टीज हमें नहीं बताई, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें नहीं बताई। चिंता मत कीजिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा अगला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, तब मिल जाएंगे। अभी के लिए you should know that elements are classified into metals and non-metals and the basic properties of metals and non-metals। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में इसका एक डिटेल इंट्रोडक्शन दे दिया था, जो हमने ऑलरेडी क्लास 8 में सीख रखा है। एक्सेप्शंस के बारे में और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में करेंगे हम हमारे अगले चैप्टर में। Okay, for now you know that elements are classified into 3: metals, non-metals and metalloids, right? Metals, non-metals and metalloids। metalloids क्या होते हैं? एक बच्चे ने डाउट पूछा था, दोबारा बता देती हूँ बच्चे। metalloids वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है, मेटल्स के जैसे भी काम करते हैं, नॉन मेटल्स के जैसे भी काम करते हैं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में वो बीच में प्लेस किए होते हैं। बिकॉज दे कैन एक्ट एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनकी जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की भी तरह है, नॉन मेटल्स की भी तरह है, इसीलिए उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। क्लियर नाउ? सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, राइट। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हमने जाना, फिर हमने कंपाउंड के बारे में भी समझा।
हमने ये जाना कि क्यों वाटर एक कंपाउंड है, कंपाउंड होता क्या है, राइट स्टूडेंट्स। देन वी केम ऑन टू इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर मिलावट हो जा रही है, right? So this milavut, this mixture, this impure substance can be classified into homogeneous and heterogeneous. इमेज देखिए, साफ साफ समझ जाओगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्स हो जाता है, और हेट्रोजीनियस में मिक्सिंग ठीक से नहीं होती, अलग अलग नजर आते हैं साफ साफ, दे कैन बी सेपरेटेड, राइट। मैंने आपको पिछली क्लास में डिफरेंसेस भी दिखाए थे बच्चों, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के, बकायदा लिख के समझाए थे, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वो आंसर जरूरी है ये भी बताया था। सो यू नीड टू नो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये पार्ट क्लियर है, आगे बढ़े। इन्हीं के बारे में कुछ और चीजें भी जाननी है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे स्टूडेंट्स? Today we are going to first differentiate between a compound and a mixture. पहला काम हमारा होगा मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पता करना, राइट। मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है ना कंपाउंड में फॉर्म में, क्लियर है ना ये बात। तो अब इस कंपाउंड और मिक्सचर का फर्क जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए, मैंने आपको पिछली क्लास में कंपाउंड क्या होता है ये बताया, मिक्सचर क्या होता है ये बताया, क्यों हम पानी को कंपाउंड कंसिडर करते हैं, क्यों हम एयर को मिक्सचर कंसिडर करते हैं ये भी बताया। अब बारी है इन दोनों में फर्क जानने की। व्हाट इज एग्जैक्टली ए कंपाउंड, व्हाट इज एग्जैक्टली ए मिक्सचर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। वैसे तो आप जानते हैं, पर एक पीरियोडिकली एक टेबल फॉर्म में हम पॉइंट वाइज उसको जान लेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी, राइट। सो कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जानने के लिए सबसे पहली चीज, कंपाउंड और मिक्सचर का एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी बच्चों। देखिए, कंपाउंड का एग्जाम्पल मैंने लिया है पानी, क्या लिया है बच्चों, पानी, वाटर। और मिक्सचर का एग्जाम्पल मैंने लिया है चाय, टी। मिक्सचर का एग्जाम्पल चाय है। कभी कभी अगर आप देखेंगे चाय में जो चीजें डलती हैं सारी डालने के बावजूद भी किसी के हाथ की चाय बहुत टेस्टी लगती है और किसी के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती। पूछो क्यों? क्योंकि जिस क्वांटिटी में चीजें डल रही हैं, जिस हिसाब से उसको पकाया जा रहा है, उसमें फर्क आता है, राइट और रॉन्ग। मिक्सचर में यू कैन ऐड द क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर विश, जितना चाहे उतना डाल सकते हैं हम। कंपाउंड में जो क्वांटिटी होगी, जो कॉम्पोजिशन होगी, वो फिक्स्ड होगी। ये बात हमने समझी थी, राइट स्टूडेंट्स। इस एक एग्जाम्पल के बेसिस पे ही कंपाउंड और मिक्सचर का फर्क जाना जा सकता है। तो आप तैयार है फिर? चलिए फिर अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। आर यू रेडी? आप खुद डिफरेंसेस बना सकते हो बच्चों। जब आपको समझ आ गया है कि कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, तो कोशिश कीजिए जरा डिफरेंसेस बनाने की। तो जब आप डिफरेंसेस बनाओगे तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसको। हम उस सवाल को सबसे पहले डिवाइड करेंगे पेज को दो हाफ्स में, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक टॉपिक इस तरफ, एक टॉपिक उस तरफ। कंपाउंड्स, मिक्सचर्स दोनों को अलग अलग कर लेंगे। इज इट क्लियर? सो चलिए, मैंने पहले मिक्सचर्स लिखा और फिर कंपाउंड्स। अब इन दोनों को प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए एक एक करके जल्दी से कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के डिफरेंसेस जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिक्सचर में, पढ़िए जरा, क्या आप जानते हैं इसके बारे में ही नहीं? चलिए चेक कर लेते हैं। मिक्सचर, ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम चाहें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम उन्हें अलग कर सकते हैं। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सकता है। बेटा, जब आप सलाद की प्लेट देखते हो, खीरे, टमाटर, प्याज सब रखते हैं, तो हम, वो मिक्सचर है एक तरीके से, है ना, उनको मिला दिया जाए अगर, पर उन्हें हम अलग भी तो कर सकते हैं फिजिकली, राइट। क्लियर है ये बात? इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। सो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इज ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो उसमें डाला गया था ना, फिजिकल प्रोसेसेस से हम उन्हें अलग कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग और मेनी अदर फिजिकल प्रोसेसेस। सेपरेशन टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे हम, ओके। अब बारी आई कंपाउंड्स की। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। पानी को अलग कर सकते हैं क्या हम? पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है फिजिकली, हाथ से अलग कर सकते हैं। छलनी से छान के हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते ना, फिजिकल प्रोसेस है, इम्पॉसिबल है। सो इज इट क्लियर?
मिक्सचर्स में फिजिकल प्रोसेसेस से चीजें अलग की जा सकती हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें थे, बट कंपाउंड्स में फिजिकल प्रोसेसेस से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ गए हैं हम? ग्रेट, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर में जो डाला है ना उसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चीनी डाली है, चाय में लगा लो, पानी में डाल, तो मीठा पता चलेगा ना, शुगर इज स्वीट। उसकी प्रॉपर्टीज हमें महसूस होंगी मिक्सचर में। इज इट क्लियर? देखिए, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो उसमें डाला जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज शो करेगा। Whereas if you come to a compound, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डालते वक्त जो चीज डाली, प्रोडक्ट बनने के बाद बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं उसकी, वो प्रॉपर्टीज नहीं शो करता। वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ फायर, है ना। यहाँ पर देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम डालते हैं ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है रिजल्टेंट बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग देखें तो अलग अलग गैसेस हैं, पर जब वो लिक्विड फॉर्म में फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं करती, बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज बन जाती है उनकी। यही यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। आप इसको चाहो तो फायर के एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था पिछली क्लास में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट देखें। चलिए फिर, एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। ना हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी लगाओ, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी ना एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है मिक्सचर में, पर कंपाउंड में बिल्कुल होती है। देखिए, एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड। इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हमने देखे हैं, तो उन रिएक्शंस में अगर आप देखो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। क्लास 10th में जानेंगे बच्चों, जब एक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में हम ये बातें जानेंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट अगर रिलीज हो रहा है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सो स्टूडेंट्स, हियर इन कंपाउंड्स हीट कैन आइदर बी एब्जॉर्ब्ड और बी रिलीज्ड एनर्जी, वेयर एज यहाँ पर कोई एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी नहीं है, इवॉल्व भी नहीं हो रहा, रिलीज भी नहीं हो रही। इज इट क्लियर? क्लियर है ना ये बात? अगला पॉइंट देखिए जरा, द कॉम्पोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल, द कॉम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये बात तो हमने सबसे पहले शुरुआत में बात की थी कि जो चीजें डालेंगे मिक्सचर में वो वेरिएबल है, कितनी भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, पर कंपाउंड में फिक्स्ड होती है, डेफिनेट है, फिक्स है। क्लियर है ये बात? अगला पॉइंट देख लीजिए, A mixture does not have a definite formula, but a compound has a definite formula. सिंपल सी बात है बच्चों, जो फिक्स नहीं है उसका फिक्स फॉर्मूला कैसे बनेगा केमिकल? जो फिक्स होगी चीजें, पक्का पता है कि उसमें यही होगा, उसी का तो केमिकल फॉर्मूला बनाया जा सकता है, राइट? सो कंपाउंड विल हैव a fixed chemical formula, whereas mixture will not have. Last but not the least, from the most important point, a mixture does not have fixed melting point and boiling point. Whereas compound will have fixed melting point and boiling point. बच्चों, अब ये तो जानते हो ना कि melting point क्या होता है, boiling point क्या होता है? हाँ जी बच्चों, जानते हो कि नहीं? चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Boiling point, the temperature at which a liquid starts boiling. उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को कहते हैं boiling point. Melting point उस टेम्परेचर को कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे the point at which solid starts melting. यानी कि बर्फ का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। क्लियर है ये बात? और आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी जानते होंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो आपने मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क जाना, हाँ या ना? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप मिक्सचर में टी एग्जाम्पल लिख लीजिए और कंपाउंड में वाटर। इस एक एग्जाम्पल के बलबूते पर ये सारे डिफरेंसेस आसानी से बता पाओगे या नहीं बच्चों? So I hope this question is clear to all of you. It is very important. I would request you all to note down one by one each and every point. जरूरत पड़े तो फोटो खींच लीजिए, पर ये आंसर बहुत जरूरी है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी मेंशन करोगे, पॉइंट 7 होगा एग्जाम्पल्स। मिक्सचर के एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, कंपाउंड्स के। मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? टी लिख सकते हो, लेमनेड लिख सकते हो। कंपाउंड के लिख लो, वाटर लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो। क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू? चलिए, मिक्सचर और कंपाउंड की बात अगर समझ ही गए हैं तो चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए, बहुत जरूरी है ये। सो इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में फीड करना है और वो है सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन सुनते ही मैथ्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ये। आपने सुना होगा एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, सुना है कि नहीं? हर मुश्किल का, हर प्रॉब्लम का समाधान सॉल्यूशन जरूर होता है बच्चों। आपको जो भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई को लेकर, वी एट फिजिक्स वाला फाउंडेशन प्लेटफॉर्म आर हियर टू गिव यू अ सॉल्यूशन। आप डाउट्स पूछना चाहें तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, राइट स्टूडेंट्स? टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज आप करोगे अपने डाउट का, आपको आंसर्स मिल जाएंगे बच्चों। यू विल गेट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। पर एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग, सॉल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम में ही छुपा होता है। इट इज इन देयर। उसकी जो बीज हैं, जो सीड्स है, वो प्रॉब्लम में ही नजर आएंगे सॉल्यूशन के। गौर से सवाल को पढ़ेंगे, अगर प्रॉब्लम को देखेंगे हम, तो सॉल्यूशन हम ढूंढ पाएंगे। पर वो तभी होगा जब हमारा माइंडसेट क्लियर हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, मन में लगन हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो सॉल्यूशन दूर नहीं है बच्चों। सो चलिए, जनरली सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। तो अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में सॉल्यूशन क्या होता है। तो क्या आप जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है? ऑलरेडी यंगर क्लासेस में सॉल्यूशन के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं किसको कितना याद है सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहली बात हम करेंगे सॉल्यूशन की डेफिनेशन की। सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं तो चीजें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी, right? So let's start then. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. बच्चों, सॉल्यूशन को समझना है तो आपको मिक्सचर के दो टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर पता होंगे, तभी तो ये समझ आएगा, हाँ या ना? सो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या होता है इसमें? टू और मोर सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस आर एडेड और होमोजीनियस मिक्सचर आराम से यूनिफॉर्म कंपोजिशन अच्छे से मिक्स हो जाता है उसमें। इज इट क्लियर? देखिए सम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि चीजें और आसान हो जाए। ओके, एग्जांपल्स आर सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉयज एंड एयर। कुछ एग्जांपल्स देखे आपने बच्चों? जब कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो जाएंगी तो वो मिक्सचर बन जाएगा। सॉल्यूशन उसे कहेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए जो मिलने के बाद हमें पता ही ना चले, हम उन्हें अलग ही ना कर पाए। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स सी, मिक्सचर की जब बात हो रही है तो क्वांटिटी, कंपोजिशन कितनी भी चेंज हो सकती है, हाँ या ना? ये बात क्लियर है ना? एग्जाम्पल देखिएगा, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ शुगर सॉल्यूशन का। पानी में शुगर डाला, मेरी मर्जी कितनी भी शुगर डाल सकती हूँ मैं, वेरिएबल है कंपोजिशन मिक्सचर की, हाँ या ना? विनेगर, एलॉयस, एलॉय क्या होते हैं क्या आप जानते हो बच्चों? क्लास 10th में भी ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। एलॉय क्या होता है डिटेल में जानेंगे हम। इट इज नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मेटल्स, नॉन मेटल जो हमने सीखे हैं ना एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में, वो यहाँ पर मिलेंगे। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। एलॉय क्या होता है आपको जानना बहुत जरूरी है। एलॉयस के कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी मैं आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जरूरी है ना वो, ठीक है? अभी के लिए सॉल्यूशन क्या है समझे हैं? It is a homogeneous mixture of two or more substances. Clear? अब बात करते हैं सॉल्यूशन के। जब हमने एग्जाम्पल्स देखे तो एक बहुत जरूरी बात है बच्चों, और वो बात फीड कर लीजिए दिमाग में, ये पॉइंट गौर से पढ़िएगा। A solution in which water acts as a solvent is called an aqueous solution. Is called an aqueous solution, while the one in which any other liquid acts as a solvent is called as a non-aqueous solution. अगर पानी सॉल्वेंट हो तो सॉल्यूशन को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जरूरी थोड़ी है कि हर बार पानी ही हमारा बेस हो, कुछ और भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आपको अब एक डाउट आना चाहिए, मैम ये सॉल्वेंट किस चीज का नाम है, किस खेत की मूली है? वही ये सॉल्वेंट। हम पानी को सॉल्वेंट कह रहे हैं, अगर कोई और सॉल्वेंट हो तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कह रहे हैं। ये सॉल्वेंट क्या होता है अभी बता दिया जाएगा आपको। सॉल्वेंट को समझ लेते हैं, और सॉल्वेंट के साथ एक और टर्म है जो हमें समझना है, जो कि है सोल्यूट। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन इज नथिंग बट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, पता कर लेते हैं। वो दोनों मिलेंगे तभी सोल्यूशन बनेगा। ये बात आप समझ गए हैं बच्चों? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। दोबारा से ये टर्म्स, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। अब जान लेते हैं कि ये सोल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा।
चलिए फिर, आप सभी जानते ही होंगे तो जल्दी से मुझे चेक करके बताइएगा, याद आया कि नहीं। देखिए सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक ए सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट। पढ़ के कंफ्यूजन महसूस हो रही है आपको? चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं, पानी में चीनी मिलाया, ठीक है, जो हम ऐड कर रहे हैं ना सॉल्यूशन को बनाने के लिए, चीनी को ऐड कर रहे हैं ना, तो वो चीनी क्या बन जाएगी, सोल्यूट। और जो पानी जिसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए वो होगा हमारा सॉल्वेंट। क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट। देखिए मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉल्ट लिया, यहाँ पे पानी है, ये सोल्यूट होगा। क्या होगा हमारा, ये सोल्यूट है एंड दिस विल बी solvent. Solute plus solvent will give you solution. Is it clear to all of you? Solute plus solvent is giving you solution. For example, अगर ये salt है बच्चों, सॉल्ट ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, मैं यहाँ पर सॉल्ट ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सॉल्ट को पानी में मैंने मिलाया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन एक्वियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये, एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस क्यों है, बिकॉज इट इज डिजॉल्व्ड, द सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। हमारा सॉल्वेंट क्या है, पानी है। बच्चों सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सोल्यूट की जरूरत है, सॉल्वेंट की जरूरत है। सोल्यूट वो होगा जो कम क्वांटिटी में होता है और जो हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। क्लियर है ये बात? देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, सॉल्ट is being dissolved in water, so in salt solution salt is a solute and water is a solvent. अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन होना, मैम मुझे पता नहीं चल रहा कि ना सॉल्वेंट क्या है सोल्यूट क्या है, सिंपल सी बात याद रखो, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है, सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। अब आप बोलोगे मैम अगर इसकी फेरबदल कर दे तो, मुझे तो करना है, सोल्यूट बढ़ाना है, सॉल्वेंट कम करना है, तो क्या हो जाएगा वो भी जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए यू शुड नो सोल्यूट इज द सब्सटेंस विच इज बीइंग एडेड टू मेक अ सोल्यूशन, सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस जिसमें वो ऐड हो रहा है ना, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? समझ चुके हैं हम ये बात? एंड वी ऑल्सो नो दैट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। अब ना सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आसान भी है और जरूरी भी। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशंस देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इसी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अगला पॉइंट देखिए, द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो सोल्यूट डलेगा ना सॉल्वेंट में, उसका जो साइज होगा बहुत छोटा होने वाला है, ये यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। The size of the solute particles in a solution is extremely small. It is less than 1 nanometer. नैनोमीटर क्या होता है जानते हो ना, 10⁻⁹। तो सोचिए कितना छोटा होगा वो पार्टिकल, कितना छोटा होगा। सो जब हम कह रहे हैं कि 1 नैनोमीटर मतलब कितने छोटे पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के, ये बात याद रखेंगे। सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे बच्चों एक सोल्यूशन में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन में अभी हमने 2 पॉइंट सीखे, एक कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है और दूसरा सॉल्वेंट में जो सोल्यूट डलता है उस सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ गए हम ये बात? चलिए अगला पॉइंट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। आप बोलो मैम छोटे हैं ये कह रहे हो ना, छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बना है, मैं तो माइक्रोस्कोप से देख लूंगा। ये इतने छोटे हैं बच्चों कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप ऑल्सो। समझ गए हम ये बात? ये प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से आसानी से पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पास हो जाएंगे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम दूध में चीनी मिलाते हैं और चीनी मिलाने के बाद कुछ देर बाद अगर उस पर मलाई आ जाए तो जब हम उसे छानेंगे तो क्या चीनी भी छन जाएगी? नहीं छनेगी, सिर्फ और सिर्फ मलाई रह जाएगी ऊपर और हमारे दूध में चीनी एज इट इज रहेगी।
क्यों? क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। आराम से आप उसका एग्जांपल लिया मैंने, है ना, छलनी का। यहाँ पर फिल्टर पेपर होता है बच्चों, आपने लैब्स में फिल्टर पेपर देखा होगा, देखा है कि नहीं? व्हाइट कलर का पतला सा एक पेपर होता है, उस पेपर को फिल्टर पेपर कहते हैं। अगर आपने देखा हो कभी मिट्टी के पार्टिकल्स इस पे चिपक जाते हैं, ओके, सो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं उसमें। फिल्टर पेपर को और बहुत जगह यूज करेंगे हम, जब हम आगे जानेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तब जानेंगे। अभी के लिए पहले हम आज की क्लास में सॉल्यूशंस को खत्म कर लेते हैं, ढंग से समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है देखिए जरा, द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। तो जो सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, आराम से मिलावट हो जाएगी, पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता, तो ये सॉल्यूशन एक अच्छा स्टेबल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा स्टेबल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल एक बार बता दीजिए मुझे, आपको सॉल्ट सॉल्यूशन लेना हो, शुगर सॉल्यूशन लेना हो, ओके, ये सारे ही सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, समझ गए हैं हम, ओके बच्चों। सोल्यूट वो है जो हम ऐड करेंगे, ओके और अगर हमारा सॉल्वेंट पानी है तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्वियस सॉल्यूशन। पानी नहीं हो, कोई और लिक्विड हो तो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। क्लियर है ना ये बात? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे आखिरी पॉइंट प्रॉपर्टी हमारे सॉल्यूशन की। देखिए जरा, a true solution does not scatter light, this is because its particles are very very small। हमने कहा कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। तो जब इन छोटे पार्टिकल्स को हम लाइट अगर इनसे पास की जाए तो क्या होगा? अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हम इस इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे आगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। सोचिए जरा, बताइए मुझे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द पार्टिकल्स, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा व्हाट इज दिस फिनोमेनन कॉल्ड। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज हमने समझी हैं, राइट तो अब जब हमने समझा है प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के, तो अब हम बात करेंगे कि एक सॉल्यूशन कितने अलग अलग तरीके से बन सकता है। What are the different types of solutions which can be made? तो बताइए, जब हम जानते हैं कि मैटर के जो फिजिकली स्टेट्स हमने डिस्कस किए हैं, बेसिकली ज्यादा जो यूज हम करेंगे वो होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं मन चाहा टाइप ऑफ मैटर चुन सकती हूँ एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन बना सकते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है हमने जाना, अगर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है ये हमने जाना, सोल्यूट और सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज भी जान ली है, तो अब बारी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जानने की। पहला टाइप बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉलिड। दो सॉलिड को मिला दे तो क्या बनेगा? बताइए, सॉलिड सॉलिड को मिला दिया हमने, तो जब सॉलिड सॉलिड को मिलाए तो एग्जाम्पल उसे हम कहेंगे, जब दो सॉलिड्स को मिला दिया जाए तो उसका नाम होगा मेटल एलॉयज आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स। जब मेटल के जो एलॉयज बनते हैं ना बच्चों, ओके, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। जिंक और कॉपर दो मेटल्स हैं, दोनों को मिलाया, ओके और जो नया सब्सटेंस बन गया वो एक एलॉय होगा। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर इज नथिंग बट ब्रास। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये ब्रास हम ऑलरेडी हमारी डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं और आप इसको जानते ही होंगे, जिंक और कॉपर के मिलने पर ही बनता है ब्रास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? जब हम समझ गए हैं कि एलॉय वो होता है जिसमें सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर दिया जाए, एक एग्जाम्पल है उसका ब्रास। ब्रास में दो सॉलिड, दो मेटल्स कौन से मिलाए हैं हमने? मेटल एलॉयज कह रहे हैं क्योंकि दो मेटल्स मिलाए हैं, और दो मेटल्स कौन से होंगे बच्चों? जिंक और कॉपर को मिला के हमने फॉर्म कर दिया है ब्रास। सो विल यू रिमेंबर, एलॉय में क्या हो रहा है? सॉलिड सॉलिड ऐड कर रहे हैं। मेटल्स, कौन से दो मेटल्स ऐड कर दिए हमने? जिंक और कॉपर। सो ये एग्जांपल याद रहेगा, ब्रास में जिंक भी होता है और कॉपर भी। अगला देखिए, अगला टाइप, ये भी बहुत इजी है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉलिड सॉलिड में मिलाया, अगर सॉलिड को लिक्विड में मिलाए तो एक और टाइप बन गया कि नहीं? सॉल्ट सॉल्यूशन कितना कॉमन एग्जाम्पल है, शुगर सॉल्यूशन कितना कॉमन एग्जाम्पल है। हम सॉल्ट या शुगर यानी कि सॉलिड को ले रहे हैं और लिक्विड में मिला रहे हैं बच्चों। देखिए, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। हमें बस एक सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है, तो ये बन गया हमारा
सॉल्यूशन। सो दो टाइप हमने देखे, पहले हमने सॉलिड सॉलिड मिला दिया, फिर हमने सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया। इज इट क्लियर? दोनों बहुत सिंपल है। वहां का एग्जाम्पल एलॉय हमने ब्रास को चुना, यहां पर हमने एग्जाम्पल आप सॉल्ट सॉल्यूशन लेना चाहो या फिर शुगर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सॉलिड सॉलिड हो, सॉलिड लिक्विड हो। अब तीसरी बारी आएगी लिक्विड और लिक्विड की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है, सॉलिड को हम ऐड कर सकते हैं लिक्विड में, यहाँ पे जब लिक्विड को ऐड करेंगे तो लिक्विड्स जो होंगे उनके अलग अलग कलर्स होंगे, एक नया कलर भी तो फॉर्म हो सकता है जो लिक्विड फॉर्म होगा उसको। एग्जाम्पल देखेंगे, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। हमने एसिटिक एसिड, क्या आपने ये सुना है बच्चों? क्लास 7th में आपने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट सीखा होगा। वहां पर आपने ये जाना होगा कि एसिड्स दो टाइप के होते हैं, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिड्स खाने पीने की चीजों में प्लांट्स और एनिमल से पाए जाते हैं उन एसिड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो उन्हीं ऑर्गेनिक एसिड में से एक है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड बच्चों विनेगर में पाया जाता है। तो विनेगर बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एसिटिक एसिड को पानी में मिला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एसिटिक एसिड को पानी में मिला रहे हैं और मिलाने के बाद हमारा बन जाएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा काम की चीज बन रही है जो कि है विनेगर। विनेगर बहुत अलग अलग जगहों पे यूज होता है, पता है ना बच्चों आपको? दूध का पनीर बनाने के लिए भी विनेगर को हम यूज करते हैं। बहुत सारे चाइनीज डिशेस में भी विनेगर को यूज किया जाता है। ओके, सो आई होप अब आप सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और अब लिक्विड लिक्विड, तीन अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमने चेक कर लिए हैं, तीनों के एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। बच्चों ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, इनको अलग अलग तरीके से हम मिला के देख रहे हैं, सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो अब बारी है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। गैस को अगर लिक्विड में मिला दिया जाए तो गैस को हम अब मिला रहे हैं लिक्विड में। एग्जाम्पल देखिए समझ जाएंगे। सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। सोडा जो मार्केट में मिलता है वो सोडा वाटर कैसे बनता है? CO2 गैस को हम पानी में मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में मिलाने पर बनता है हमारा सोडा। So what are we doing here exactly? A gas is being added to liquid. Easy है ना ये? सोडा से याद रह जाएगा ना आपको ये एग्जाम्पल, राइट स्टूडेंट्स? गैस को लिक्विड में मिला दिया और बन गया हमारा सोडा वाटर। इज इट क्लियर? अब जब हमने गैस इन लिक्विड भी समझ लिया है तो अब बारी है गैस गैस में मिलाने की। सॉलिड सॉलिड में मिलाया, लिक्विड लिक्विड में मिलाया, ये दोनों करें तो अब गैस गैस को भी तो मिला लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको। एयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। नाइट आपने सुना था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बच्चों मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो हो रहा है। एयर कितना कॉमन एग्जाम्पल है। ये हवा, ये ताज़ा हवा जो हमारी तरफ आ रही है, इस हवा को हम एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हैं ऑफ गैस एंड गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें ये जानना है कि कैसे हमारी जो हवा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सारे गैसेस के नाम भी मेंशन किए और परसेंटेज भी बताया उनका। नाइट्रोजन कितने परसेंटेज प्रेजेंट है, ऑर्गन कितने परसेंटेज प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई एम लाइकिंग द स्पिरिट ऑफ योर्स। यू आर डूइंग गुड एंड यू ऑल्सो नीड टू कीप गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम जब जान गए हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, राइट समझ गए ना? हमने सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया, गैस को गैस में मिलाया, फिर सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस। क्लियर है ना ये बात? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा रहे हैं हम लोग, है ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इस पे, 9th में तो आएंगे ही, 11th में भी ये आपका इंतजार कर रहा होगा। सो आपको बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिखाए जाएंगे, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, जिनके बारे में हम आगे जाके सीखेंगे भी। अभी के लिए आपको पता तो हो कि भाई ये है क्या।
व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? सो स्टूडेंट्स, बहुत बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है। मिक्सचर क्या होता है जाना, सॉल्यूशन क्या होता है जाना, कैसे बनता है जाना, क्या क्या उसमें होता है ये भी जान लिया। जब हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना, उसके अलग अलग टाइप्स को जाना, तो अब हम बात करेंगे कि हमें एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कैसे पता चलेगा। आर यू रेडी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्लीज़ बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मस्ती के साथ, मज़े के साथ चीज़ें आसान भी लगेंगी, इंटरेस्ट होगा तो जल्दी सीख भी जाओगे आप। तो तैयार हैं? करें शुरू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को। चलिए फिर करते हैं बात, व्हाट इज एग्जैक्टली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। बच्चों, आई होप आपको याद है कि सॉल्यूशन में हमने बताया था कि दो चीजें होती है। कौन सी? सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अब इस सोल्यूट और सॉल्वेंट का खेल देखिएगा आप, कैसे ये सोल्यूट और सॉल्वेंट यहां पर अपने रंग बदलते हैं। चलिए देखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज what it is? The amount of solute present in a given quantity of solution. एक सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सोल्यूट का होता है ना, उससे ही डिपेंड करेगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन। वही है हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे मैम, आप कह रहे हो कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो भी गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको पता कैसे चले, इसको ढूंढे कैसे? What is the method to find it? The most common way, the common method of finding the concentration of a solution is percentage method. नाम याद रखिए बच्चों, percentage method। एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसे हम कहते हैं परसेंटेज मेथड। क्या कह रहे हैं हम? परसेंटेज मेथड। तो चलिए इस परसेंटेज मेथड में क्या हमें करना है जान लेते हैं। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैथ्स में बहुत ही छोटी क्लास में आप सीख गए होंगे। यू नो ना हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। वही परसेंटेज को यूज करते हुए हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं बच्चों। तो क्या तैयार हैं आप? चलो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ढूंढना है ना, पता करना है, तो तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन। पहला तरीका देखिए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का मास भी होता है और वॉल्यूम भी, ये बात आप जानते हो कि नहीं? तो अगर हम दोनों मास ले लें, सोल्यूट का और सॉल्यूशन का, दोनों का मास कंसिडर करें, तो मास बाय मास परसेंटेज मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा देखिए क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर तीसरा क्या होगा? गैस कर लीजिए, सिंपल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज हम या तो मास और मास का करेंगे, या फिर मास और वॉल्यूम का करेंगे, या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम का करेंगे। क्लियर है ये बात? तीनों केसेस में मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए जरा इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। सबसे पहले हम बात करेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन की। इसका फॉर्मूला हमें कैसे मिलेगा? देखिए जरा, मास ऑफ अ सोल्यूट बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना है, वो तो हम जानते हैं। तो जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो क्या होगा? पहले हम मास ऑफ ए सोल्यूट कंसिडर करेंगे, सोल्यूट का मास, फिर हम कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन का मास। ठीक है, सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास जैसे ही आपको मिल जाएगा, इंटू 100 किया और हमें हमारा मास बाय मास परसेंटेज मिल गया। इजी है ना, सिंपल। सिमिलरली मास बाय वॉल्यूम को पता करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करेंगे? मास ऑफ अ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, मास ऑफ अ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। सिंपल। आपको बच्चों कहाँ मास लगेगा, कहाँ वॉल्यूम लगेगा, ये पता होना चाहिए। सोल्यूट का लगेगा या सॉल्यूशन का, कहाँ कौन सा लगेगा, ये पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगला और आखिरी सबसे इजी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इनटू 100। बच्चों, ये तीनों फॉर्मूले होने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशंस भी जानना जरूरी है। ये तीनों फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे जब हम इन कंडीशन को समझे। पहली कंडीशन सबसे जरूरी, मास ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ ए सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल बात है। सॉल्यूशन में मैंने बताया था ना कि सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अगर मुझे मास फाइंड करना होगा सॉल्यूशन का,
तो दोनों सोल्यूट की और सॉल्वेंट को मास को ऐड कर देंगे। सिंपल लॉजिक है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अगर मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें जो दो चीजें मिली है उनको ऐड कर दूंगी, है ना। तो दोनों का मास अब हम फाइंड करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट का मास चाहिए तो हम दोनों प्रोडक्ट जो डाले थे ना उनको, उन सब्सटेंसेस का मास ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज मास ऑफ अ सॉल्यूशन? इट इज नथिंग बट सॉल्यूशन हैज टू थिंग्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों का मास ऐड कर दो, सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। क्लियर है ना बच्चों, समझ गए हम। एक और चीज बच्चों, जब हम वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे तो वॉल्यूम तब होती है जब हम लिक्विड्स को कंसिडर करें, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, जब दोनों लिक्विड्स होते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। क्लियर है ना ये बात? वॉल्यूम के केस में ये बात अपने को याद रखनी है। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड सॉल्वेंट। अब एक खास बात है, कभी कभी अगर एक ऐसा केस आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अगर सोल्यूट की वॉल्यूम सॉल्वेंट से ज्यादा है, ओके, काफी ज्यादा है, वेरी वेरी मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हम सोल्यूट को फिर ना साइडलाइन कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट समझे हो बच्चे आप? हमने क्या किया है, सॉल्यूशन को समझा, उसके कॉन्सेंट्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, इसको कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज मेथड से। तीन तरीके हैं, पहला मास बाय मास, फिर मास बाय वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है हमें ये बात? अब जब हम ये तीनों मेथड समझ गए हैं तो अब हमें ये जानना है कि तीनों फॉर्मूला कब वैलिड होंगे? तभी होंगे व्हेन मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम लिक्विड की बात हम कर रहे हैं, तो लिक्विड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट को दोनों को ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। सिंपल है। और अगर कोई ऐसा केस आया कभी कि सोल्यूट की वॉल्यूम बहुत बहुत ज्यादा है सॉल्वेंट से, तो हम फिर सॉल्वेंट को कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए अब बारी है कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ जरूरी काम करने की। हमने बच्चों कॉन्सेंट्रेशन तो समझ लिया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी हम आगे जानेंगे। अभी के लिए जब कॉन्सेंट्रेशन समझा है और ये पता किया है कि हम अलग अलग तरीकों से इसे फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया जो कि है परसेंटेज मेथड, इनको आपको अच्छे से समझना होगा। एक एक फॉर्मूला जो मैंने नोट करवाया है वो आपको नोट करना होगा बच्चों, नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to discuss about something interesting which is called as saturated solution। सुना है कभी? सॉल्यूशन बच्चों तीन तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। पहला अब हमारा काम होगा कि हम तीनों सॉल्यूशंस के बारे में जानें। क्लियर है ये बात? तो तीनों सॉल्यूशंस को जानने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है पहले हम ये जानने वाले हैं। बच्चों आपको ना बहुत इजीली मैं आपको ये बात समझा दूंगी और ये जरूरी भी बड़ी है, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको अच्छा सा लॉजिक लगा के इसको समझा भी दूंगी, ठीक है। देखिए, a solution which at a given temperature dissolves as much as solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। एक सॉल्यूशन लो बच्चों, ठीक है। उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जितना वो मिला सकते हैं हम उसमें उतना मिला दें सोल्यूट को। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एट 30 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस। उस 30 डिग्री सेल्सियस में क्या किया मैंने? 55 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में 55 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है, और मिक्स कर दिया अच्छे से। अगर हम चाहें इसमें और सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल है। पर अगर हम और सॉल्ट ऐड करेंगे, इफ मोर कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू द अबव सॉल्यूशन इट जस्ट डज नॉट डिसॉल्व, फिर वो मिलेगा नहीं। जितना सॉल्ट ऐड किया जिससे वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, ठीक है, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें हम उतना ही सोल्यूट डाल रहे हैं जितना वो ले सकता है, जितना वो डिसॉल्व कर सकता है। अब आप बोलोगे नहीं मैं और ऐड करूंगा, अगर और ऐड करोगे तो क्या होगा बताती हूँ। बिना ऐड करे जितना ये ले सकता है उतना ही अगर मिलाया जाए तब उस सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। In such a situation, the solution of common salt containing 55 gram of salt in 100 gram of water is a saturated solution at 30 degree Celsius। एक टेम्परेचर फिक्स्ड है, पानी ले लिया है उसमें चीनी मिला दी है,
या नमक मिलाया, यहाँ पे हमने नमक कंसिडर किया है, जैसे हमने सॉल्ट मिलाया, जितना सॉल्ट वो ले सकता था उतना मिला दिया, तो वो सॉल्यूशन बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर यहीं पे हम एक पॉइंट और जानेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, जो कि ये है, इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड द सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। मैं ये कह रही हूं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट करेंगे तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? बताती हूं, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ ले, और ये पॉइंट याद रखना कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे तो बदल जाएगा अनसैचुरेटेड में। कैसे बदलेगा बताऊंगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सम हायर टेम्परेचर इज कूल्ड इट रिमेन सैचुरेटेड। यहां पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जाना, मैंने आपको दोनों केस बताने की कोशिश कर रही हूं। हीट करेंगे तो क्या होगा, कूल करेंगे तो क्या होगा। अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अगर हम हीट करेंगे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। जब हम एक सॉल्यूशन को हीट करेंगे, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल किया जाए तो वो सैचुरेटेड ही रहेगा। क्या रहेगा? सैचुरेटेड ही रहेगा। देखिए, द एक्सेस सोल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिपॉजिट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। अगर सोल्यूट ज्यादा हो तो वो जाके नीचे सेटल हो जाएगा क्रिस्टल्स के फॉर्म में। क्लियर है ये बात? प्रेसिपिटेशन होगा यहाँ पे। क्लियर? क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। बच्चों, यहां पर ये जो टर्म अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आया है, इसमें आपको अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मैं कह रही हूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने पर वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये तो बताइए कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए बता देती हूं मैं आपको कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कहलाएगा जब व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, the solution is said to be an unsaturated solution। बच्चों, सैचुरेशन में हमने क्या था, उतना सॉल्ट डाल दिया था जितना वो ले सकता है, जितना वो मिक्स कर सकता है, और डालेंगे तो मिक्स नहीं होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम उस लेवल पे जा ही नहीं रहे, उस पे पहले ही रुक जा रहे, और सोल्यूट आराम से ऐड किया जा सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। समझिए जरा, अगर हम पानी में सॉल्ट को मिलाएं और इतना सॉल्ट मिला दें कि और डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, तो वो बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम 2 ही चम्मच डालते हैं और कितना भी डालो मिक्स हो जाएगा, उस सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, whereas in saturated solution more solute cannot be dissolved। क्लियर है ये बात? अब आप समझ गए हैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन में फर्क। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और नहीं मिला सकते क्योंकि मिक्स ही नहीं होगा उसमें, पर अनसैचुरेटेड में और सोल्यूट मिला सकते हैं क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है। समझ गए हैं ना ये बात? देखिए, अगर अब हम 30 डिग्री सेल्सियस पे 45 डिग्री ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड, आपको याद है वहां पर हमने 55 डाला था और उसके आगे और मिलेगा ही नहीं। अब हमने डाल दिया 45, उससे कम डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन में और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो तभी तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बच्चों? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों हम इसे कह रहे हैं अनसैचुरेटेड? क्योंकि मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, और वो ऐड होने के बाद डिसॉल्व भी होगा, क्योंकि वो डिसॉल्व होगा, है ना, ऐड करने पर डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी तक वो लिमिट रीच नहीं हुई है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं पहुंचे हम यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड में उतना डालेंगे जितना वो ले सकता है, और डालेंगे तो मिक्स नहीं होगा। अनसैचुरेटेड में आराम से और डालेंगे तो मिक्स हो सकता है, क्वांटिटी उसकी कम है सोल्यूट की। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब हम बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चे होते हैं मैम मैं तो और मिलाऊंगा सोल्यूट, और मिलाऊंगा। एक ग्लास में, पानी के ग्लास में अगर हमने 5 चम्मच चीनी मिला दी, उससे ज्यादा मिलाएंगे तो मिक्स नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल। ओके, उससे ज्यादा मिला देंगे तो मिक्स नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर उसी ग्लास में एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी मिलाई तो वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 5 चम्मच चीनी मिला दी और उससे ज्यादा अगर मिल ही नहीं रहा उसमें, तो वो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब बनेगा जब हम सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दें। देखिए,
A solution which contains more of the solute than required to make a saturated solution is called as supersaturated solution. बच्चों पहले अनसैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड और फिर सुपर सैचुरेटेड. सोल्यूट की मात्रा के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ. कम सोल्यूट हो तो अनसैचुरेटेड, इतना सोल्यूट हो कि और नहीं ऐड किया जा सकता तो वो है सैचुरेटेड, और सुपर सैचुरेटेड तब होगा जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्यूट मिला दिया जाए. अब बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो जाएगा कहाँ, मिलेगा तो नहीं, नीचे जाके सेटल होगा. सिंपल है ना. देखिए इस इमेज से आपको पता चलता है 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में पानी है. ओके, इन तीनों पानी में तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हम शुगर क्रिस्टल्स ऐड कर रहे हैं. क्या ऐड कर रहे हैं? शुगर क्रिस्टल्स. जब हम शुगर क्रिस्टल्स ऐड कर रहे हैं, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीनों में फर्क देखिए जरा गौर से. क्रिस्टल्स जो ऐड हो रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ऐड किए जा सकते हैं, आराम से वो मिक्स हो जाएंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और डालेंगे तो नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स. देखिए नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स. Whereas in super saturated solution added crystals grow. देखो कितना जाके वो जाके नीचे सेटल हो गए, क्योंकि ये क्रिस्टल और बड़े हो गए हैं, इतना ज़्यादा डाल दिया ना हमने, तो वो जाके नीचे सेटल हो जाएंगे. क्लियर है ये बात? I hope there's no confusion between saturated solution, unsaturated solution, super saturated solution. यहाँ पे पूरा खेल जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था सोल्यूट और सॉल्वेंट का है. सोल्यूट अगर कम मात्रा में है कि और डालने पर आराम से चल जाएगा तो वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड. अगर सोल्यूट हमने इतना डाल दिया कि और डालने पर मिक्स ही ना हो तो वो सैचुरेटेड. और अगर बहुत ही ज़्यादा सोल्यूट ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, आप अब ये कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस के बारे में समझ चुके हैं. अब आपको एक सवाल आना चाहिए मन में. मैम हमने सॉल्यूशन क्या होता है जाना, ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन जाने, हमने टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन जाने, हमने जाना कि सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, फिर हमने टाइप्स जाने जैसे कि सॉल्यूशन अगर सॉलिड सॉलिड का हो, लिक्विड लिक्विड का हो, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस हमने जाने, है ना. फिर हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बात की कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को फाइंड किया जा सकता है. अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगी इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. अगर आप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड समझ गए हैं तो अब हम एक काम करेंगे, हम अब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं. तैयार हैं आप? जो फॉर्मूले हमने सीखे थे ना परसेंटेज मेथड के, उन्हें यूज कर लेते हैं ताकि अब आप उन्हें भूलो ही नहीं. तैयार है उन फॉर्मूलेस को पक्के करने के लिए? ओके, कितने फॉर्मूले सीखे थे बच्चों हमने? पहले मास बाय मास परसेंटेज, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करने के फॉर्मूले समझे थे. तो चलिए इन फॉर्मूलेस को यूज करके प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं. तैयार हैं आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? चलिए फिर लेट्स डू दैट नाउ. द क्वेश्चन टू यू इज, सवाल को ध्यान से पढ़िए बच्चों. अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड आई होप आप आसानी से इसको कर दोगे अगर आपको फॉर्मूला याद हो. देखते हैं क्या दे रखा है. पहले क्वेश्चन पढ़िए, गिवन को नोट कर लेते हैं. क्वेश्चन में दे क्या रखा है प्रॉपरली समझना जरूरी है. चलिए फर्स्ट स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड नोट डाउन व्हाट इज गिवन इन इट. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ए सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर. कितना शुगर? 30 ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि ये है सोल्यूट. क्या है बच्चों? सोल्यूट. कितना मास है उसका? मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम्स. क्लियर है ये बात? क्या दे रखा है हमारा? मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, क्योंकि शुगर तो ऐड करेंगे ना हम उसमें. देखिए डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर. पानी कितना है? सॉल्वेंट कितना है? 370 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है जो कि है 370 ग्राम. फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. हमें ढूंढना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. हमें सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है. तो बताइए क्या करें? हमने नोट कर लिया है क्या दे रखा है. हमको सोल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है. हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है. क्योंकि हमें मास पता है तो हम आसानी से हम मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे हम? मास बाय मास परसेंटेज. हम फाइंड करेंगे मास बाय मास. कैसे? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. ये हमारा फॉर्मूला था बच्चों. मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 विल गिव यू द कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर है ना ये बात?
तो हमें सोल्यूट का मास कितना दे रखा था, देखिए जरा, सोल्यूट का मास हमें दे रखा है 30। कितना दे रखा है 30, तो न्यूमरेटर में आ गया 30। सॉल्यूशन का मास, डू यू रिमेंबर, मैंने कंडीशन बताई थी, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्टली हमें यहां पर क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास दे रखा है, इसको नहीं लिखना है, हमें सॉल्यूशन का मास लिखना है। कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट का 30, सॉल्वेंट का 370 इंटू 100। कैलकुलेट किया और आंसर आ जाएगा बच्चों। सो क्या होगा यहाँ पे 30/400 इंटू 100, इससे हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन। सो इसका आंसर होगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये बन जाएगा 7.5%। क्या बन गया बच्चों, 7.5%। सिंपल काम हमने किया है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ा, क्या दिया है वो लिखा, सोल्यूट का मास दे रखा था, सॉल्वेंट का मास दे रखा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया, हमने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा मास बाय मास परसेंटेज वाला, क्योंकि मास दे रखा है दोनों का ही, सोल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। तो हमने सोल्यूट का मास न्यूमरेटर में ले लिया, सॉल्यूशन का मास फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, दोनों को ऐड कर दिया, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को। 30/3 प्लस 370 क्या आ गया 400। तो नाउ द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, और आंसर आ गया 7.5%। क्लियर है, मास बाय मास परसेंटेज हमने इस प्रॉब्लम का फाइंड किया है बच्चों। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, समझ गए हो ना कैसे सॉल्व करना है। सिंपली जो फॉर्मूला हमने सीखा उसको हमने यूज कर दिया। ओके, एक ही गलती बच्चे करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो सॉल्यूशन का मास है उसकी जगह सॉल्वेंट का लिख देते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ऐड करना भूल जाते हैं, और आपको वो गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। क्लियर, अगला सवाल देखें, फिर ये सवाल भी सॉल्व करते हैं मिलके। A solution contains 50 ml of alcohol। क्या है, 50 ml of alcohol है, 50 ml of alcohol किस में मिक्स किया गया है, इन 150 ml of water, 150 ml of water। तो हमारे पास दो चीजें हैं, अल्कोहल और वाटर। तो हमारा सोल्यूट क्या होगा, अल्कोहल, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। समझ गए हम ये बात। अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूट है। क्या है, सोल्यूट, और सॉल्वेंट हमारा पानी है। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लीटर्स में, 50 ml 150 ml, तो अब हम मास नहीं वॉल्यूम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट। दोनों ही लिक्विड है ना, इसीलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, याद है आपको, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। कितना है देखिए जरा, 50 ml सोल्यूट का है, सोल्यूट का है 50 और सॉल्वेंट का 150, दोनों को ऐड करके बन गया हमारा 200 ml। क्या बन गया, 200 ml। हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया पूरे सॉल्यूशन का। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सिंपल है ना, दोनों ही जगह वॉल्यूम है यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यही करना है हमें। अब हम ये कर लेते हैं, सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए दोबारा से, दे रखी है सोल्यूट की 50 ml। कितनी है, 50, तो न्यूमरेटर में आ गया 50। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मैंने अभी फाइंड किया है, 50 प्लस 150 200 ml। कितना है बच्चों, 200 ml, 200 इंटू 100। बस फाइंड आउट कर लीजिए, अपने को कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में। कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मिल रही है, कितने, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो आंसर बताइए जरा क्या है, सिंपल है, अपना आंसर आ गया 25। कितना आ गया बच्चों, 25। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों। परसेंटेज का सिंबल लगाना, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज मैंने लगा दिया अगर, तो फिर यहाँ यूनिट्स में लगाने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लगाया है तो ये हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूट, है ना। देखो क्वेश्चन में
यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। मैंने फाइंड कर दिया, क्या यूज किया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने यूज कर दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए हैं ये सवाल भी आप? डायरेक्टली हमने वो फॉर्मूला यूज किया है, हाँ है ना? तो बच्चों अब एक होमवर्क क्वेश्चन कर लोगे आप। क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे रही हूं। इस होमवर्क क्वेश्चन को गौर से देखिए। एक हिंट भी दे देती हूँ, किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 16 ml ऑफ एसीटोन टू मेक इट्स कॉन्सेंट्रेशन 48%? थोड़ा सा झोल है यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन दे दी है बच्चों। कितनी दी है? 48% कॉन्सेंट्रेशन दे दी है। 48% कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई है, राइट? जब कॉन्सेंट्रेशन 48% दे दी गई है, यहां पर पूछ रहे हाउ मच वाटर, मतलब वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट। हमें सॉल्वेंट कितना है ये पता करना है। दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कि सोल्यूट जो कि हमारा एसीटोन है उसकी वॉल्यूम है 16 ml। क्या है बच्चों? 16 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि हमारा एसीटोन है उसकी 16 ml दे रखी है। फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। यहाँ पर जो परसेंटेज हम फाइंड करते हैं ना, 100 इंटू 100 क्यों किया? परसेंटेज फाइंड करने के लिए। परसेंटेज ऑलरेडी दे दिया है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर में x लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? x। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता करना है। यहाँ पर क्या पता करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी ना बच्चों, यहाँ पर जो कंडीशन अगर आपको याद हो कि कैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशन समझाते वक्त वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे। इसलिए हम डिनोमिनेटर में x लगा देंगे और फिर हमें उस x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्या ये प्रॉब्लम कर पाओगे बच्चों आप? आई होप इट विल बी इजी टू ऑल ऑफ यू, राइट स्टूडेंट्स? तो अब अगर हम कर ही लेंगे तो अब बारी आती है हमारे आज की क्लास को जल्दी से क्विक रिवीजन के तौर पे मैं बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने किया है बच्चों कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पता किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को रिवाइज कर लिया था, हाँ है ना? जाना कि कैसे मैटर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में होता है, प्योर सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई किया जाए, इम्प्योर सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई किया जाए। हमने डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर को समझ लिया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। इज इट क्लियर? कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। और नंबर 3 क्या होगा? हमने ये जाना कि सॉल्यूशन क्या होता है। हमने जाना कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। हमने जाना कि सोल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में जो डलता है। सॉल्वेंट क्या होता है? अगर सॉल्वेंट पानी होगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, पानी नहीं होगा तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। याद है ना ये बात? फिर हमने ये जाना कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज भी जाना, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी जाने, हाँ है ना? और फिर हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं, हाँ है ना? एंड डोंट फॉरगेट अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रहेगी ना वो बात? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, इनके बारे में हमने जाना। सैचुरेटेड में मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। याद रहेगी ये बात? तो अगर हमें एक याद है तो आसानी से बाकी दो भी याद हो जाएंगी। अनसैचुरेटेड में क्या था? मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो आराम से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, हाँ है ना? सुपर सैचुरेटेड में जब जरूरत से ज्यादा ऐड कर दिया जाएगा तो हम उसे जरूरत मोर देन रिक्वायर्ड सोल्यूट हम ऐड कर देते हैं सुपर सैचुरेटेड में। याद रखना बच्चों ये बात, सुपर सैचुरेटेड। आई होप अभी साथ ही आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, बिकॉज नाउ ओनली वी आर रिवाइजिंग, इट विल गेट इनटू योर माइंड स्टूडेंट। सुपर सैचुरेटेड में मोर देन रिक्वायर्ड सोल्यूट हम ऐड कर देते हैं, तभी तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म में जाके नीचे सेटल हो जाता है। मोर देन रिक्वायर्ड सोल्यूट इज बीइंग एडेड, ठीक है? हमने प्रॉब्लम्स भी किए हैं, मास बाय मास परसेंटेज, राइट? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। हमने ये भी डिस्कस किया है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डिस्कस किया,
तीनों परसेंटेज मेथड से हमने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। 3 अलग अलग तरीके थे। कौन से परसेंटेज थे वो? मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो कैसी रही बच्चों आज की क्लास? आई होप यू हैड फन, यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज तो हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। सो बच्चों आपको होमवर्क करना नहीं भूलना है, और होमवर्क में बच्चों आपको मैं होमवर्क कम इसीलिए ही देती हूँ ताकि आप लेक्चर को अच्छे से करें और एक एक बात को रिवाइज करें। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का फर्क बताया था कि नहीं, वो नोट करना बहुत जरूरी है। इस बार मैंने आपको मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क बताया है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। आपको जो फॉर्मूले मैंने करवाए हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए परसेंटेज मेथड के, और फिर वो प्रॉब्लम्स जरूर कीजिएगा नोट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम जानेंगे सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है। ओके, पहले आज की क्लास में मैंने आपको सोल्यूशन के रिलेटेड जो चीजें पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई है। So I hope you have liked today's lecture. Keep loving, keep practicing, and most importantly, do your best. अपना पूरा दम लगाना है, तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना बच्चों? तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। Till then, take care and thank you so much. पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।